नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे एल्यूमिनियम की, जहां पर पिछला साल यानी कि 2023 गिरावट के साथ दर्ज हुआ, लेकिन भारतीय बाजारों में किस तरह की मांग यहां पर है, इंडस्ट्री किस तरह की ग्रोथ देखती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर खाने के तेलों की, जहां पर अगर इंपोर्ट देखा जाए तो 2023 में यहां पर काफ़ी बड़े नंबर्स थे। इस साल किस तरह की निर्भरता रह सकती है भारत की इंपोर्ट्स पर, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं मार्च 2024 में जो एक्सपायर होने वाली हैं, तो बाजार कैसे देखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंडियन इंपोर्ट्स को, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे दालों की, स्पेशली तुअर, जहां पर किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, और इन सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ बन रहे हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर के प्रेसिडेंट बृजमोहन अग्रवाल, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, हमारे साथ होंगे सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी, और साथ ही आईपीजीए के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सतीश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए कि जो हम यहाँ पर आज अमित शाह जी की तरफ से एक सौगात तुअर के किसानों के लिए बनता हुआ देख रहे हैं, उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। सतीश जी नमस्कार और नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। और क्लियरली जिस तरह से अमित शाह जी का ट्वीट है कि ये सौगात है तुअर के किसानों के लिए, जो ऑनलाइन पोर्टल यहां पर खड़ा किए जाने की बात की जा रही है, जिसका आज ऑफ कोर्स लॉन्च भी है, कैसे देखते हैं इस खबर को? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि तुअर के लिए सरकार ने काफी कुछ किया, ऑफ कोर्स कुछ प्रोत्साहन ज्यादा बुआई के लिए करने की जरूरत है, कैसे देखते हैं आप ये स्टेप? नमस्कार मनीषा जी, एंड थैंक यू एंड न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स। मेरा अभी गवर्नमेंट तो काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है और ये आज एक अच्छी सौगात है किसानों के लिए कि गवर्नमेंट ये पोर्टल के थ्रू बाय करेगी। बट ठीक है, हम व्यापारी लोग और एसोसिएशन हम लोग वॉच करते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे मिलता है, कैसा इसको एक्चुअल में फील्ड पर ये कैसा काम करता है, ये देखने जैसा है और देख कर ही पता चलेगा कि इसका क्या यूज आएगा। बाकी बाजार तो काफी टूट गए, ऊपर में 95 थे जो आज 80 तक आ गए और भी अराइवल का प्रेशर आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो जाहिर रहता है कि 7,000 रुपये जो इसकी एमएसपी है, हमको ऐसा लग रहा है 75 से 8,000 के बीच में तुअर के दाम वैसे ही आ जाएंगे। और गवर्नमेंट खुद ले रही है, किसानों के लिए बेनिफिट ही रहेगा इसका। देखते हैं एक्चुअल में अब ये फील्ड पर ऑन फील्ड कैसा वर्क करता है, ये देखने जैसा है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा प्राइसेस में तो लगातार यहाँ पर गिरावट है ही। अगर सिर्फ दिसंबर का देखें समय या पिछला एक महीना देखें तो भी ज़्यादातर दालों के प्राइसेस में कुछ गिरावट ही देखने को मिली है, बारिंग तुअर। यहाँ पर अभी भी एलिवेटेड प्राइसेस हैं, पिछले साल में भी बढ़त देखने को मिली है। सतीश जी, अब ये ऑनलाइन पोर्टल की जो यहाँ पर बात की जा रही है, जहाँ पर किसानों को काफ़ी फ़ायदा करने की बात हो रही है, कितना आप यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि इस पोर्टल को दालें जो किसान हैं वो दालों के उत्पादन को खरीदने और बेचने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के सहयोग से पोर्टल का अब यहाँ पर शुभारंभ कर सकते हैं। उचित समय, अच्छा मूल्य तुअर बेचने के लिए यहाँ पर इसमें काम आएगा। क्या बहुत ज़्यादा चेंज जो करंट तरीके से जिस तरह से काम होता है उसमें आता हुआ देखेंगे आप? वही बोल रहा हूँ ना मनीषा जी, ये देखना है कि ये भी एक्चुअल में कैसा वर्क करता है। बिकॉज आज तक जो भी नाफेड का या एनसीसीएफ का प्रोक्यूरमेंट होता था वो बड़ा लिथार्जिक वे से होता था और वो लोग का पेमेंट सिस्टम भी अभी इन्होंने सुधारा है। पहले पेमेंट भी काफी डिले हुआ करता था, वहाँ पे ऑन फील्ड में मंडियों में कांटे लगने में भी टाइम लगता था। तो अभी देखते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट काफी मशीनरीज इनपुट कर रही है, गवर्नमेंट काफी इनपुट डाल रही है, प्रधानमंत्री जी का भी ख्याल है और गृह मंत्री जी भी खुद इसका मॉनिटर कर रहे हैं। तो देखते हैं कितना इफेक्टिवली ये काम करता है। बाकी हम व्यापारी लोग तो इसे अभी क्या बोलेंगे, अभी गवर्नमेंट की स्टेप है तो ठीक है, बाकी हम लोग वॉच करेंगे मनीषा जी, इसका कैसा क्या रिएक्शन आता है, देखते हैं। सतीश जी, जैसे आपने कहा कि तुअर में कुछ और गिरावट यहाँ पर भावों में देखने को मिल सकती है, किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशंस और किस तरह के इंपोर्ट्स देखते हैं आप? ऐसा है मनीषा जी, देखिए फसल तो कमजोर ही थी, है ना, और इंपोर्ट भी अपने को 8-9 लाख टन आता है। इस साल जो हिसाब से कंजम्पशन का पैटर्न है, अगर सपोज प्राइसेस 150-140 के अबव रहेंगे तो डिमांड डिस्ट्रैक्शन होगा। और जो फसल आनी है, अभी ये बात हो रही है कि फसल को थोड़ा बेनिफिट हुआ है और लास्ट ईयर के इक्वल अगर फसल आती है और 9 लाख टन का अगर इम्पोर्ट आता है 8-9 लाख टन का, तो काम चल जाता है ना। लेकिन अभी अब और देखने जैसा है, बहुत प्री मैच्योर है अभी, और 1-2 वीक में और थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। बाकी प्राइसेस टूट रहे हैं, प्राइसेस और भी टूटेंगे, अराइवल का प्रेशर भी बन रहा है, बर्मा से इंपोर्ट भी अराइवल स्टार्ट हो गया है, बर्मा की भी क्रॉप अच्छी है और बाकी रिलेटिव पल्सेस की भी अराइवल्स बढ़ने लगी है। अभी देखिए चने की अराइवल नेक्स्ट मंथ से बढ़ेगी तो वो भी बड़ी क्रॉप होती है, उसके लिए भी पैसा लगता है।
प्लस मसूर की क्रॉप आ जाएगी। तो ये सबको देखते हुए थोड़ा प्रेशर रहेगा, और फल सब्जियां सस्ती है तो वैसी दालों का कंजम्पशन कम है इन महीनों में, जनवरी में तो कम ही रहता है। तो ओवरऑल प्रेशर ही रहेगा प्राइसेस पे, और दाम अभी घटते ही दिखते हैं, दाम बढ़ेंगे नहीं फिलहाल कोई चीज के। ऑल राइट सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। ऑफकोर्स जो नया पोर्टल है उसके ऊपर सरकार, उसके ऊपर कारोबार की नजर रहेगी कि वो कैसे वर्कआउट करता है। अभी तक हम देखते थे प्रोक्योर होता हुआ, लेकिन अब किसान डायरेक्टली यहाँ पर कैसे बेचने आते हैं उस पर ऑफकोर्स नजर रखनी होगी। और जहां तक प्राइसेस हैं वो ऑफकोर्स एक अच्छी खबर है कि बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ पर भावों में फिलहाल बनते हुए नहीं देखने को मिलेगी शायद, तो वो एक बड़ी खबर वहां पर। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप दालों के प्राइसेस को? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग महेश जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो वैसे हमने जो नंबर्स देख रहे हैं वो थोड़ी बहुत हम आगे पीछे देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन पीरियड होने की वजह से गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि कहीं पे भी प्राइसेस में कोई बड़ा जंप नहीं रहे। तो आई थिंक मार्केट टाइमिंग तो थोड़ा बहुत, जैसे करंट हम तौर की बात करें तो प्राइसेस में थोड़ा बहुत दबाव जरूर दिख रहा है। बट इन ऑल जो इस साल का अगर हम बात करें मानसून को लेकर जो चिंता है, सुपर एल को लेकर चिंता है, तो मुझे नहीं लगता कि पल्सेस के अंदर कोई बड़ी फॉल आती हुई दिखाई देगी। मे बी अगले 15-20 दिन, महीने भर की अगर बात करें तो अहेड ऑफ जो सीजन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले प्राइसेस में थोड़ी बहुत दबाव जरूर है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरे साल भर की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फॉल रहेगा जिस दिन से मानसून को लेकर। और डिमांड खास करके जो हॉरेका इंडस्ट्री के अभी जो नंबर प्रोजेक्शन आ रही है 2024 में, वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट साइड टू पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो साइडवेज टू पॉजिटिव, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर डेफिनेटली शायद देखने को मिल सकती है। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की, लेकिन नजर अब यहाँ पर एल्यूमिनियम पर डालेंगे, जहाँ पर हमने प्राइसेस में पिछले साल एक गिरावट आते हुए देखी, लेकिन अब माना जा रहा है कि कुछ बहुत प्रोडक्शन यहाँ पर यूरोप में ऑनलाइन आती हुई नजर आई है। चाइना में भी हमने देखा है विंटर कर्ब्स के चलते कुछ बहुत सपोर्ट पिछले कुछ दिनों में था। इन्वेंट्रीज में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली पिछले साल में, जिसका भी प्रेशर था। लेकिन बात हम यहाँ पर भारतीय बाजारों की करेंगे, एंड स्पेशली किस तरह का यूजेज यहाँ पर है। हमारे साथ अब चैनल पे मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट ब्रिज मोहन अग्रवाल जी। ब्रिज मोहन जी, नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपसे जानना चाहेंगे कि जहां तक एसोसिएशन है, कितने मेंबर्स हैं और किस तरह की इंडस्ट्री ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं अब इस साल में? देखिए, हम लोग बेसिकली एल्युमिनियम बर्तनों में काम करते हैं, और लगभग हमारी 3000 हमारे मेंबर हैं। और एल्युमिनियम के बर्तनों के बारे में तो समझ लीजिए ग्रोथ रेट हमारी लगभग 15% चलती आ रही है, और आशा है आगे भी 15% की ग्रोथ रहेगी। जहां तक प्राइसेस की बात है ब्रिजमोहन जी, कैसे देखते हैं आप उसको? ऑफ कोर्स काफी सारा काम यहाँ पर रिसाइकल तरीके से भी होता है, तो ओवरऑल जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, प्राइसेस है, आप कैसे देखते हैं उस सिनेरियो को? ओवरऑल एल्युमिनियम के बर्तनों का काम तो सारा बेसिकली रिसाइकल का ही काम है जी। लेकिन इसके अलावा भी हम वर्जिन मटेरियल यूज करते हैं। परंतु होता क्या है कि हमारे देश में हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनका भी उत्पादन काफी है, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्राइस पे माल मिलता नहीं है। हमेशा ही वो उसके ऊपर बहुत किस्म के रेट जोड़ जाड़ के जो रेट हमेशा एलएमई के रहते हैं, एलएमई के हिसाब से प्राइमरी प्रोडक्ट हमको मिलता नहीं है, और रेट में फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हर महीने में 10,000 से 20,000 टन बढ़ जाना, फिर महीने भर के अंदर 20,000 रुपये टन कम हो जाना, ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं एल्युमिनियम में। ब्रिजमोहन जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफी दिक्कत होती है। एब्सोल्युटली। ब्रिजमोहन जी, एक बड़ा कंपटीशन हम हमेशा आता हुआ देखते हैं, चाहे वो प्राइस के लिहाज से है, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से है, हेल्थ के लिहाज से भी है, स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में। इसे इंडस्ट्री कैसे टैकल करती है? कि देखिए, एल्युमिनियम के बर्तन हमेशा ही हाइजेनिक हैं। यदि इस देश में सबसे पहले किसी चीज का रिसाइकलिंग हुआ तो वो एल्युमिनियम का हुआ, और उससे बर्तन ही बने। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग अपनी वीडियो चलाने के लिए या जैसे यूट्यूब में काम करने के लिए एल्युमिनियम के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो कि पूरी बेसलेस है, और उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। जबकि हमारे पास सैकड़ों साइंटिफिक, हमने इसके उदाहरण पूरे देश भर से लिए, पूरे दुनिया से लिए हैं, WHO की गाइडलाइन ली है। तो एल्युमिनियम के बर्तन प्योरली हाइजेनिक हैं, और हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद है।
ओके तो पिछला पूरा साल तो प्राइसेस में वॉलेटिलिटी की वजह से काफी दिक्कत हुई ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज को, लेकिन अब क्योंकि बजट नजदीक है बृजमोहन जी, सबकी अपनी अपनी विश लिस्ट होती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बार के बजट से, या क्या मांगे हैं गवर्नमेंट से इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से? गवर्नमेंट से हमारी मांगे ये रहेगी कि किसी प्रकार की नई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए माल पे, जिससे कि हमारे देश में देखिए रिसाइकलिंग जो होता है तो इससे हमारे देश में काफी बड़ी ऊर्जा की बचत होती है। एल्युमिनियम में रिसाइकलिंग में सिर्फ 5% ऊर्जा लगती है, जबकि इसे बनाने में 100% ऊर्जा लगती है। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चलती रहे, बीच बीच में सरकार इसके ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाती रहती है, वो इंपोर्ट ड्यूटी न लगे और सुविधा से पूरे देश भर में एल्युमिनियम का आयात होता रहे। और एल्युमिनियम के ऊपर पहले इतनी नजर नहीं थी, अभी सरकार इस पे काफी तवज्जो दे रही है कि एल्युमिनियम हमारे देश में कैसे ज्यादा से ज्यादा एल्युमिनियम से चीजें बने, क्योंकि ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत चीजें हैं। यदि हम एल्युमिनियम को एक्चुअली यदि उसको अलॉय कर दें तो वो स्टील से ज्यादा मजबूत होगी। ओके चलिए, शुक्रिया बृजमोहन जी अपने व्यूज देने के लिए, डिमांड के हिसाब से, इंडस्ट्री की मांगों के हिसाब से। थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले क्विकली अजय का भी एक कमेंट ले लेते हैं। अजय, 2023 तो जैसे बृजमोहन जी ने भी कहा काफी वॉलेटिलिटी हमने प्राइसेस में देखी, 2024 के लिए क्या आउटलुक है? डिमांड तो बेहतर एक्सपेक्टेड है, बट प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? जी, अगर हम प्राइजेस की बात करें, पूरे बेस मेटल हमने नेगेटिव मूव आते हुए देखा, बिकॉज सबका जो आशा थी वो चाइना से थी, लेकिन चाइना में हमने देखा लास्ट 6-9 महीने में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आया था। खास करके अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 2024 पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ चाइना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अपसाइड देगा। वहीं दूसरी ओर चाइना के जो आउटपुट्स है वो कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिए, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा कि एनर्जी के जो क्राइसिस था वो कंटिन्यू प्राइसेस को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो करीबन $2250 से $2300 के आसपास का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि 2024 में थोड़ा बहुत कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। हाँ, फर्स्ट हाफ में चाइना से जो डिमांड निकलती है, यहाँ से मुझे लगता है कि एक प्राइजेस को अपलिफ्ट मिल सकता है। जो हायर साइड पे अगर हम देखें एलएमई पे, तो मुझे लगता है फिर से प्राइजेस 2500 के आसपास दिखा दे, बट सस्टेनेबल ज्यादा नहीं लग रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी रैली भी देखी जो 218 तक का लेवल दिखा दिया था। तो मुझे लगता है प्राइजेस कुल मिलाकर 190 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बट हायर साइड पे टेम्पररी 230-35 तक का लेवल एक बार डोमेस्टिक मार्केट पे भी एल्यूमिनियम पूरे साल भर में देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बात हुई एल्यूमिनियम के प्राइसेस की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार बात करेंगे खाने के तेलों की, क्योंकि दिसंबर में खाने के तेल का जो इंपोर्ट है वो 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्या है कारण, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, क्या इम्पैक्ट, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। सनवेन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। लौटेंगे ब्रेक के बाद और चर्चा करेंगे संदीप जी से। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप, और अब बात करेंगे खाने के तेलों की। दरअसल दिसंबर में खाने के तेल का इंपोर्ट 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्या है कारण, क्या है इंडस्ट्री की मांग, और कीमतों में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सनवेन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और तमाम तेल, फिर चाहे वो क्रूड पाम ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, सभी के इम्पोर्ट्स में हमने इजाफा होते हुए देखा है। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि जो ये जंप रहा है इम्पोर्ट्स में दिसंबर में, इसके पीछे कारण क्या है? क्या डिमांड इतनी बढ़ गई, या फिर कुछ और फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये सर्ज हमने इम्पोर्ट्स में आते हुए देखा है? दीपाली जी, दिसंबर में हमारा इंपोर्ट जो है पाम ऑयल का करीबन 8,80,000 टन हुआ है, और हमारा सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट 1.5 लाख हुआ है, और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट 2,73,000 टन हुआ है। तो टोटल मिला के करीबन 13 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, और ये नवंबर अक्टूबर से ऊंचा नंबर है। इसके कारण मेनली ये है, जहां तक पाम ऑयल का सवाल है, बिकॉज क्रूड पाम ऑयल की कीमतें उस समय सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर से जब ये सब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उस समय $120-140 कम थी। उस समय सोयाबीन ऑयल था करीबन $1,050, सनफ्लावर ऑयल था $1,000, और पाम ऑयल था उस समय $870-80। तो उस कारण से एक इंसेंटिव रहा पाम इंपोर्ट करने का, और वो कारण से पाम का इंपोर्ट थोड़ा बढ़ा है। और पिछले महीने कम इंपोर्ट होने से अगले महीने बैलेंसिंग भी होता है। जहां तक सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट है वो तो बहुत रीजनेबल था, सिर्फ 1.5 लाख टन ही आया दिसंबर में। कुछ नवंबर शिपमेंट के वेसल्स अर्जेंटीना में डिले हो गए जो जनवरी में आएंगे, तो सोयाबीन का 1.5 लाख ही अराइवल हुआ। और जहां तक सनफ्लावर का है, सनफ्लावर का फुल फ्लो था। रशिया यूक्रेन में प्रोडक्शन सीजन है,
वहाँ फुल क्रशिंग शुरू है, तो शिपमेंट अच्छा होने से और सीजन होने से सनफ्लावर का इम्पोर्ट 2,73,000 टन। तो ओवरऑल एक रीजनेबल इम्पोर्ट हुआ है। और ये तो देखिए बैलेंसिंग होता है, 1-2 महीने एक्सेस इम्पोर्ट हो जाए तो अगले 1-2 महीने फिर कम हो जाता है, तो उस तरह से मार्केट को अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। जी अभी संदीप बड़ी जी। बात यस बोलिए। संदीप जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब मार्च 2024 तक तो लोअर ड्यूटी रिजीम यहाँ पर चलता ही रहेगा, तो किस तरह के इंपोर्ट्स आपको लगता है बाजार और इंपोर्ट करने की ताक में रहेगा यहाँ? मनीषा जी, आपने सही कहा, ये अभी इम्पोर्ट रिजीम जो है लोअर ड्यूटी का ये बना हुआ है, और वो एक इम्पोर्ट को इंसेंटिवाइज करता है और उससे इम्पोर्ट डेफिनेटली बढ़ता है, और ये इम्पोर्ट बना रहेगा। लेकिन अभी एक्सेसिव इम्पोर्ट करने में हमें यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज डोमेस्टिक भी क्रशिंग जोरों में शुरू है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ सोयाबीन ऑयल, डोमेस्टिक सरसों ऑयल की अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक राइस ब्रान की अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक कॉटन ऑयल की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, जी। और वो उनके दाम भी बहुत रीजनेबल है। तो उस कारण से इंपोर्ट की पैरिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इंपोर्ट इसीलिए अभी मुझे लग रहा है कि जनवरी में इंपोर्ट, मेरा ख्याल है ओवरऑल इंपोर्ट 12 लाख टन होगा, और फरवरी मार्च में हमारा इंपोर्ट जो है वो भी मेरे ख्याल से 11-12 के पास पास होना चाहिए। तो एक रीजनेबल वे में जनवरी फरवरी मार्च में 12 लाख टन एवरेज हर महीने का इंपोर्ट होगा। लेकिन हमारा इंपोर्ट आगे बढ़ेगा अप्रैल ऑनवर्ड से। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने जो होते हैं, वहां हमारा इंपोर्ट एवरेज पे मेरे ख्याल से 14 लाख टन, 14.5 लाख टन कम से कम हो जाएगा। तो जब हमारा डोमेस्टिक का क्रशिंग भी स्लो हो जाएगा, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी स्लो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल करके पूरे ऑयल ईयर में, जिसको 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 जो हमारा ऑयल ईयर होता है, ये ऑयल ईयर में मेरे अनुमान से 165 लाख टन का इंपोर्ट होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली $14.5 बिलियन, US बिलियन डॉलर्स। एंड वो तो अभी कीमतें कम है और इसीलिए ये इतना है। लेकिन एक पिछले साल में जब कीमतें ज्यादा थी और वो इंपोर्ट भी करीबन 165 लाख टन था, उसकी वैल्यू $17 बिलियन थी। तो एडिबल ऑयल एक फॉरेन हमारे इसमें इंपोर्ट की टीमें देखो तो क्रूड पेट्रोलियम गोल्ड एंड एक आध दूसरा आइटम छोड़ के उसके बाद चौथा या पांचवा नंबर एडिबल ऑयल का आता है हमारे इंपोर्ट बिल में। और हमें इसको रेशियो जो है इंपोर्ट का भी हमारे यहाँ चल रहा है करीबन, आप समझ चलिए 60 से 65% इंपोर्ट एंड 40 से 45% हमारा 40% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो वो हमारे को रेशियो को इक्वलाइज करने की जरूरत है कि 50-50 हो जाए इंपोर्ट और डोमेस्टिक का। लेकिन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन 95 लाख टन 95 लाख टन पे है, और हमारा इंपोर्ट 165 लाख टन पे है। तो ये बैलेंस आउट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट उसके लिए किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और ऑयल सीड मिशन, पाम प्लांटेशन मिशन गवर्नमेंट ने लगाए हैं। पाम प्लांटेशन में तो अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में एडिशनल एरिया पाम प्लांटेशन में आ रहा है। लेकिन जहां तक सोयाबीन और सरसों में किसानों को प्रोत्साहन, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके आसपास ही 5-10% उनको प्राइस मिल रही है, कभी 2-5% नीचे भी हो जाती है। तो उसके कारण जो फुल स्केल में उनको ड्राइव बन के ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। एक माइल्ड वे में फिर भी उत्पादन बढ़ा है जहां तक सरसों का सवाल है। लेकिन सोयाबीन में तो हम देख रहे हैं वही, हम 95 लाख टन से 105 लाख टन के बीच में अटके हुए हैं। और मैं मनीषा जी आपको कहूंगा, 1995 से लेके आज 2024 हो गया है, पिछले 30 सालों में हमने सोयाबीन के उत्पादन में हम जहां थे वहीं, मतलब अभी वो पिछले 1995-97 में भी हमने पीक प्रोडक्शन 90-95 लाख टन का किया था, और आज भी पीक प्रोडक्शन हम 95 लाख टन से। तो उत्पादन में जहां हमने किसानों इंडिया को में प्रोत्साहित, राइट, या प्रोत्साहित नहीं हो रहा है। ब्राजील में देखिए, ब्राजील में प्रोडक्शन है 1550 लाख टन और हमारा प्रोडक्शन है 95 लाख टन। अर्जेंटीना का ये साल प्रोडक्शन होगा करीबन 500 लाख टन। जी, अमेरिका का प्रोडक्शन हुआ था 1230 लाख टन। बिल्कुल। उन्होंने इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना नहीं है, और सरकार को मेजर्स लेने चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन ताकि बूस्ट हो, ये संदीप जी यहाँ पर बताते हुए। लेकिन इंपोर्ट्स कैसे रहेंगे उस पर उन्होंने एक आउटलुक दिया। क्विकली एक अजय का भी कमेंट ले लेते हैं। अजय, प्राइसेस पर आपका व्यू क्या है पूरे ही एडिबल ऑयल पैक पर, कंसीडरिंग ग्लोबली अगर हम प्रोडक्शन की स्थिति देखें तो कंफर्टेबल लग रही है। ब्राजील में थोड़े क्रॉप लॉसेस की खबरें हैं, लेकिन अर्जेंटीना मलेशिया में सप्लाई साइड पर दिक्कत नहीं दिख रही है। उसी पर हमारे इंपोर्ट्स भी डिपेंड करेंगे। तो आप प्राइसिंग कैसी देख रहे हैं थ्रू आउट ईयर?
देखिए, थ्रू आउट द ईयर की अगर बात करें दीपाली जी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन पीरियड है। इलेक्शन पीरियड में जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेक श्योर करता है 62 कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत डेफिनेटली प्रोडक्शंस को लेकर जो है वो प्राइजेस को एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो स्टोरी हम क्रूड के साथ लेके चल रहे थे कि एथनॉल या ग्रीन फ्यूल में हम पाम को जो बेनिफिट मिल रहा था, वो 2024 में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कच्चा तेल भी एक साइड में तो नेगेटिव रहेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है पूरा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो हमने लास्ट 2-3 महीने में डिमांड या थोड़े बहुत हमने बाउंस आते हुए देखा, वो अपलिफ्ट कर चुका है। ये साल मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरवर्क्स हम ऑयल सीड में देखेंगे। कुल मिला के कोई ज्यादा बड़ा फॉल बैक भी नहीं रहेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो ओवरऑल सभी ऑयल्स में देखे वो बैलेंस रहेगा। तो आई डोंट थिंक कोई बड़ा फॉल है। हाँ, स्लोली एंड स्टेडली सेकंड हाफ में हम देखेंगे प्राइसेस में एक टाइटनेस बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो सुपर एल नीनो का जो इंपैक्ट रहेगा वो पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स को इंपैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल साइडवे टू पॉजिटिव मूव रहेगा 2024 का। करंट लेवल से हो सकता है प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में दिखे, बट फरवरी ऑनवर्ड्स प्राइसेस अच्छे स्ट्रांग रहना चाहिए। ओके, चलिए, रहा खाने के तेलों पर प्राइस आउटलुक आगे के लिए। इंपोर्ट्स की सिचुएशन भी आपने देखी, जैसे संदीप जी ने बताई। थैंक यू संदीप जी, और अजय आपका भी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। क्विकली ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार सुमित मल्होत्रा आपके साथ मौजूद रहेंगे वायदा मार्केट का पूरा एक्शन लेकर। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।